रात का सफ़र था। हम चारों दोस्त रफ़ी, समीर, इकबाल और मैं यानी जीशान एक छोटी रोड ट्रिप पर निकले थे। कोई बड़ा मकसद नहीं था, बस ज़िंदगी से थोड़ा ब्रेक चाहिए था। शहर से दूर निकल आए थे, मोबाइल में सिग्नल चला गया था और शायद दिमाग से शोर भी। सड़कें वीरान थीं और नींद आंखों में भारी होने लगी थी। भाई थोड़ी देर रुक जाते हैं, अब मैं नहीं चला जाएगा, समीर ने थके हुए लहजे में कहा। हम सब ने हाँ में सिर हिलाया। गाड़ी सड़क के किनारे रोक दी। चारों तरफ सिर्फ जंगल था, मगर ठंडक थी, सुकून था। पीछे कोई बोर्ड भी था, ज़्यादा पढ़ा नहीं, लेकिन एक नाम दिखा, चांदपुर बस्ती 3 किलोमीटर। चांदपुर? इकबाल ने धीरे से दोहराया। नाम तो सुना है कहीं। नाम बहुत देखे हैं। अब थोड़ी देर सोने दो। मैंने आंखें मूंदी। हमने गाड़ी वहीं किनारे रोककर एक एक कंबल निकाल लिए और अजीब सी नींद में चले गए। नींद आई तो बहुत तेज़, लेकिन सपने जैसे कोई खींच रहा हो। सुबह जब आंख खुली तो चौंक गए। हम गाड़ी में नहीं थे, चारों ज़मीन पर लेटे थे, जैसे किसी ने गाड़ी से निकाल कर यहाँ डाल दिया हो। गाड़ी थोड़ी दूर खड़ी थी और उसके ठीक पीछे एक रास्ता खुल रहा था, मिट्टी का, धुंध से भरा। हम सब उठे, एक दूसरे को देखा। डरपोक नहीं थे, लेकिन ये बात कुछ हजम नहीं हुई। भाई, क्या हम खुद ही नीचे आ गए थे? रफ़ी ने पूछा। कभी नींद में चलने की आदत है तुम्हें? हमने रास्ते को देखा, वो कहीं गहराई में उतरता जा रहा था और धुंध के पीछे कुछ था, जैसे कोई गांव, बस्ती, बहुत पुरानी। कदम खुद ब खुद चल पड़े। बस्ती के पास पहुँचे तो एक पुराना सा तोरण द्वार था, लकड़ी का, आधा टूटा हुआ, जिस पर लिखा था स्वागत है। अंदर बस्ती थी, लेकिन कुछ अलग सी। घर मिट्टी और लकड़ी के थे, पुराने लेकिन साफ सुथरे। दरवाजे खुले थे, खिड़कियों पर पर्दे हिल रहे थे। चूल्हे की राख ताज़ा लग रही थी, लेकिन कोई इंसान नहीं था। कोई आवाज़ नहीं, न बच्चों की किलकारियाँ, न औरतों की बातें, न मवेशियों की आहट, सिर्फ खामोशी। इतनी गहरी खामोशी कि अपने दिल की धड़कनें भी डराने लगे। मुझे नहीं लगता हमें यहाँ होना चाहिए, इकबाल ने कहा। मगर भाई, यहाँ सब कुछ है, लोग होंगे भी, शायद खेत में गए हों, रफ़ी ने जवाब दिया। समीर ने कहा, हम थोड़ी देर रुक सकते हैं, पानी मिल जाए तो अच्छा है। हमने बस्ती के अंदर जाना शुरू किया। हर घर कुछ न कुछ कह रहा था। दीवारों पर पुराने फ़ोटो थे। कुछ घरों में रोटियां बनी रखी थीं, जैसे कोई खाने बैठा हो और अचानक उठ गया हो। कुछ तो गड़बड़ है जीशान, समीर ने धीमे कहा। मैं भी वही महसूस कर रहा था। कदम चलना मुश्किल हो रहे थे, जैसे रास्ता पीछे खींचता जा रहा हो और हम अंदर और अंदर। तभी इकबाल ने चिल्लाकर बुलाया, इधर देखो। हम भागे। एक घर की दीवार पर कुछ लिखा था, खून से। तुम आ गए, अब वापस नहीं जाओगे। हम सब उस दीवार के पास खड़े थे, जिस पर खून से लिखा था, तुम आ गए, अब वापस नहीं जाओगे। समीर पीछे हट गया। उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया था। ये कोई मजाक है क्या? इकबाल जोर से बोला, मगर उसकी आवाज़ भी कांप रही थी। रफ़ी वही खड़ा रह गया, जैसे किसी सोच में डूब गया हो। मैंने दीवार के करीब जाकर देखा। खून अब भी ताज़ा था, बूंदें नीचे फर्श पर गिरती हुई, और नीचे कुछ और लिखा था, बहुत छोटे अक्षरों में, हर दरवाज़ा खुलता है मगर बाहर नहीं जाता। तभी हमें पीछे से आवाज़ आई, एक लड़की की हंसी, बहुत धीमी, जैसे दूर से आती हो, मगर आसपास कोई नहीं था। हम सब चौकन्ना हो गए। समीर ने कहा, चलो यहाँ से चलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, जो होगा देखा जाएगा। हम वापस लौटने लगे, लेकिन जब उसी रास्ते से बाहर जाना चाहा, तो वहाँ अब रास्ता ही नहीं था। जिस पगडंडी से हम आए थे, वहाँ अब एक टूटी दीवार थी और उसके पीछे सिर्फ कंटीले पेड़।
जैसे कभी कोई रास्ता था ही नहीं। नहीं, ये नहीं हो सकता। इकबाल दौड़ पड़ा, दीवार पार करने की कोशिश की, मगर पेड़ जैसे जिंदा थे, हर डाल में कांटे और हर पत्ता जैसे निगाह रख रहा हो। हमने गाड़ी के पास पहुंचने की कोशिश की, मगर वो भी अब नहीं थी। उस जगह पर बस 4 पत्थर रखे थे, ठीक वैसी ही जगह पर जहां गाड़ी खड़ी थी। कहीं हम सो नहीं रहे? समीर ने बुदबुदाया। कहीं ये कोई सपना तो नहीं? मैंने धीरे से उसका कंधा पकड़ा। अगर सपना है तो जागने के लिए मरना पड़ेगा। अब बस्ती बदलने लगी थी। धूप थी, मगर छाँव के जैसी लग रही थी। आसमान साफ था, मगर लगता था कि गरज रही है। हर घर की खिड़की में अब कोई आंखें झांकती लगती थीं। देखो, रफ़ी ने सामने इशारा किया। एक बूढ़ी औरत, बहुत दूर, सर पर सफ़ेद कपड़ा, बांस की छड़ी के सहारे चलती हुई। हम सब भागे, उस औरत के पास पहुँचे। अम्मा जी, रुकिए, समीर ने चिल्लाया। वो रुकी नहीं, बस मुंह ही मुंह में कुछ बुदबुदाती रही। क्या आप हमें बाहर जाने का रास्ता बता सकती हैं? मैंने हिम्मत करके पूछा। वो रुक गई, धीरे से घूमी, चेहरा एकदम झुर्रियों से भरा, आंखें इतनी सफ़ेद जैसे कोई रोशनी निगल ली हो। उसने सिर्फ एक बात कही, तुम्हें बुलाया नहीं गया था, मगर तुम आ गए, अब मत रोना। फिर वो आगे बढ़ गई और एक मोड़ के बाद अचानक गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। अब हम बस्ती के बीच खड़े थे, चारों ओर वीरानी, लेकिन अब वो वीरानी जीवित लग रही थी। हर घर से कोई सिसकी, कोई आहट, कोई बीमार सांस। अब बस्ती हमें देख रही थी। रात आई, हमने एक घर के अंदर पनाह ली। दीवारों पर धागों में उलझे हुए लोहे के टुकड़े टंगे थे, मिट्टी में गड़े हुए हजारों बटन जैसे कपड़ों से उतारकर ज़मीन में गाड़ दिए गए हों। हमने दरवाज़ा बंद किया और दरवाजे पर फिर वही लिखा था, बाहर जाना मना है, अब कोई रास्ता नहीं। इकबाल कांप रहा था। हमें कुछ करना होगा, ये कोई बुरा सपना नहीं है, ये कुछ और है। मैंने टॉर्च निकाली और कमरे में चारों तरफ देखा। एक कोना था जहां दीवार पर कोयले से कुछ लिखा था। जिसने बस्ती को देखा वो फिर सिर्फ वहीं रहा। उसके नीचे तारीखें थीं, दर्जनों, हर 10-15 दिन के बाद। शायद और लोग भी फंसे थे। तभी खिड़की पर दस्तक हुई। 1, 2, 3 बार, लेकिन कोई खड़ा नहीं था। हम सब जमे रहे, सांसें थमी रहीं। फिर खिड़की के पास एक चेहरा उभरा, कांच के आर पार सफ़ेद चेहरा, काली आंखें और होंठ जो हिले नहीं, मगर आवाज़ आई, तुम अब मेरी कहानी हो। हम उस रात सोए नहीं। दरवाजे बंद थे, खिड़कियां हमने भीतर से जाम कर दी थीं, मगर ऐसा लगता था जैसे वो बस्ती हमारे अंदर घुस आई हो। दीवारों से आवाज़ें आती थीं, कुछ फुसफुसाहटें, कुछ नाम, जैसे किसी ने हमें पहचान लिया हो। समीर चुपचाप ज़मीन पर बैठा रो रहा था। उसका कांपता शरीर और थरथराती सांसें उस वीरान घर में और डर पैदा कर रही थीं। भाई, कुछ तो करना पड़ेगा, इकबाल बोला। यूं बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, ये बस्ती हमें ऐसे ही खा जाएगी। मैंने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला। बाहर रात थी, मगर कुछ बदला हुआ सा। हर घर से अब धुआं निकल रहा था, सफ़ेद नहीं, काला, जैसे किसी ने बस्ती को अंदर से जलाना शुरू किया हो। हम चारों एक दूसरे को देखकर बाहर निकले। बस्ती अब पहले जैसी नहीं थी। हर मकान घूमता महसूस हो रहा था। दीवारें अपनी जगह बदल रही थीं। पेड़ रास्ता रोकने लगे थे। ये जगह ज़मीन पर नहीं है, मैंने कहा। तो फिर कहाँ है? समीर ने धीरे से पूछा। तभी हमें वो औरत फिर दिखी, इस बार पास, हमारी ही गली में। उसने हाथ से इशारा किया। हम उसके पीछे पीछे चल दिए।
वो हमें बस्ती के एक कोने में ले गई, जहाँ एक पुरानी मस्जिद जैसी जगह थी, मगर बिना मीनारों के। बस एक गुंबद और उसके नीचे एक चौकोर तहखाना। उसने एक बार फिर कुछ नहीं कहा, सिर्फ तहखाने की ओर इशारा किया, फिर हवा में उड़ती चली गई। हम तहखाने के पास पहुँचे। बंद था, लेकिन जैसे ही हम चारों ने उसके दरवाजे को एक साथ छुआ, वो अपने आप खुल गया। अंदर गहराई थी और गहराई में कहानी थी। दीवारों पर खून से चित्र बने थे, लोग जो यहाँ आए, लोग जो कभी लौट नहीं पाए, और एक आखिरी चेहरा, हमारा। भाई, ये तो हमारी शक्लें हैं। इकबाल कांप गया। वहीं एक कोने में लकड़ी की अलमारी थी, जिसमें पुराने अखबार रखे थे, पीले पड़ चुके थे। मैंने एक अखबार निकाला। दिनांक 27 अगस्त 1998। शीर्षक, चांदपुर बस्ती में 4 लड़कों की रहस्यमयी मौत। शरीर नहीं मिले, मगर चीखें आज भी सुनाई देती हैं। हमारी आंखें फटी की फटी रह गईं। मगर हम तो आज 2025 में हैं, समीर बुदबुदाया। तभी एक और पेपर हाथ में आया। दिनांक वही, नाम वही, चेहरे वही, हमारे। ये कैसे हो सकता है? रफ़ी पीछे हट गया। हम मरे हुए हैं क्या? नहीं, मैंने कहा, मगर हम जिंदा भी नहीं हैं, कम से कम यहाँ नहीं। हमें अब समझ आने लगा था। ये बस्ती वक़्त के बाहर थी। यहाँ आने वाला एक तारीख पर फंस जाता है। बार 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 वो दिन दोहराया जाता है और आखिर में सब मिटा दिया जाता है। हमने बाहर निकलने की कोशिश की, मगर बस्ती अब जलने लगी थी। हर घर से आग निकल रही थी, मगर जलती चीज़ें राख नहीं बनती थी, बस रोशनी में बदल जाती थी। हम भागे जिस ओर भाग सकते थे। कांटों ने रोकने की कोशिश की, ज़मीन दर की, पेड़ों ने चीखें मारी, मगर हमें एक मोड़ दिखा जिसके आगे सफ़ेद धुंध थी, बहुत गहरी मगर शांत। हम तीनों भागे। रफ़ी पीछे रह गया। रुको, वो चिल्लाया। हमने पीछे देखा। रफ़ी के चारों ओर बस्ती की दीवारें घूमने लगी थीं और उसका शरीर धीरे धीरे कांच में बदलने लगा। मत जाओ, प्लीज़ मत जाओ, मुझे यहीं छोड़ दोगे? मगर अब देर हो चुकी थी। हम तीनों धुंध में समा गए। जब होश आया, हम एक हॉस्पिटल के बेड पर थे। आप लोग बहुत लकी हैं, डॉक्टर ने कहा। आपकी गाड़ी जंगल में पलट गई थी। 3 दिन से आप लोग कोमा में थे। हमने एक दूसरे को देखा। 3 दिन? हाँ, डॉक्टर बोला। चौथा लड़का? हम चुप रहे। डॉक्टर ने सिर हिलाया। कोई चौथा नहीं था, सिर्फ आप तीनों। हम जानते थे। रफ़ी अब बस्ती का हिस्सा बन चुका था। हॉस्पिटल से निकलकर हम तीनों सीधा अपने शहर लौट आए। समीर अब ज़्यादा बोलता नहीं था। इकबाल का चेहरा हर वक्त पीला और खाली रहता था, और मैं अब हर खामोशी में रफ़ी की चीखें सुनता था। हमने उस बस्ती का नाम फिर कभी नहीं लिया, ना किसी से बात की, ना कभी गूगल किया, ना कभी उस रास्ते से गुज़रे। पर एक चीज़ जो बदल चुकी थी, हमारे अंदर का वक़्त। दिन बीतते गए, मगर ऐसा लगता था जैसे हम अभी भी उसी दिन में हैं। 27 अगस्त। घड़ी चलती थी, मगर साये वही रहते थे। एक दिन रात के ठीक 2:17 पर मेरे मोबाइल में एक फ़ोटो आई। नंबर अनजान था। मैंने फ़ोटो खोली और मेरी सांसें थम गईं। वो रफ़ी था, उसी बस्ती में खड़ा, उसकी आंखें सफ़ेद और होंठों पर एक डरावनी मुस्कान। पीछे दीवार पर खून से लिखा था, तुम भाग नहीं सके, तुम अब मेरी जगह आओगे। मैंने फ़ोन दूर फेंका। तभी लाइट बंद हो गई। कमरे में एक अजीब सी ठंडक भर गई और हर दीवार से वही आवाज़ आने लगी, हर चीज़ लौटती है, बस इंसान नहीं लौटता। मैंने दरवाज़ा खोला। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ सफ़ेद धुंध, जैसी हमने बस्ती के बाहर देखी थी। समीर और इकबाल को कॉल किया, फ़ोन बंद।
मैं डर गया। तभी फ़ोन बजा। कॉलर आईडी इकबाल। मैंने झट से उठाया। हेलो इकबाल। मगर उधर से सिर्फ एक ही आवाज़ आई, तुम्हारी तारीख आ गई है। अगली सुबह न्यूज़ आई, शहर में एक ही रात में 3 लोगों की मौत। तीनों की घड़ी एक ही वक्त पर बंद 2:17 और तीनों के शरीर पर खून से लिखा था, अब अगला कौन। हमारी कहानी सुनने का शुक्रिया दोस्तों। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा। इंशाअल्लाह फिर होगी मुलाकात किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। खुदा हाफिज़।